हथेली पर रखकर नसीब हर शख्स मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब हर शख्स मुकद्दर ढूंढता है। सीखो उस समंदर से जो टकराने के लिए हमेशा पत्थर ढूंढता है। स्वागत, वेलकम टू द शो। शुरू करते हैं आज की महफिल, जहां होंगी सदाबहार नगमों के साथ कुछ दिल फरेब दास्तानें। जब साहिर लुधियानवी के पास पैसे नहीं थे तो कैसे दिया मेहनताना एक शायर की शायरी का। दूसरे पड़ाव पर बताऊंगा कि राजेश रोशन और गफ्फार नडियाडवाला में क्यों हो गया झगड़ा। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया, जहां आज याद करेंगे लेखक निर्देशक गोविंद मुनीस को। तत्पश्चात रीमेड इन इंडिया सेगमेंट और अंत में श्रोता का प्रश्न, जहां हमसे पूछा गया है कि क्या सितारा कानपुरी नाम की कोई गायिका थी। तो ये सब होगा आज के शो में। बात है 1946 की। फिल्मों में आने से पहले साहिर लुधियानवी लाहौर में रहा करते थे। वहां के साहित्यिक जगत में उनका बड़ा नाम था, लेकिन बहुत से शायरों की तरह उनकी माली हालत भी कभी अच्छी नहीं रही। साहिर उन दिनों साकी नाम की एक उर्दू पत्रिका निकाला करते थे और पत्रिका भी घाटे में चल रही थी। इसके बावजूद साहिर की ये कोशिश रहती थी कि लेखक को उसका पारिश्रमिक जरूर दिया जाए। एक बार साहिर गजलकार शमा लाहौरी को समय पर पैसे नहीं भेज सके और शमा लाहौरी को पैसों की सख्त जरूरत थी। ठंड का मौसम था। एक दिन ठंड में कांपते हुए शमा लाहौरी पहुंच गए साहिर के घर। देखकर साहिर परेशान हो गए क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे और शमा लाहौरी की हालत चीख चीख कर कह रही थी कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है, वो पैसों के लिए आए हैं। खैर साहब, साहिर शमा को बड़ी इज्जत से घर के अंदर ले गए, खुद ही चाय बनाई पिलाई, और जब शमा को ठंड से थोड़ी राहत मिली तो उन्होंने साहिर से अपने आने का मकसद बताया कि उन्हें उनकी 2 गज़लों के पैसे चाहिए जो आपने छापी हैं। बात सुनकर साहिर चुप रह गए। फिर कुछ सोचा, कुर्सी से उठे और खूंटी पर टंगा हुआ अपना एक गरम कोट उतारा, जिसे उनके एक प्रशंसक ने कुछ दिनों पहले ही तोहफे में दिया था। कोट को शमा के हाथों में सौंपते हुए साहिर ने कहा, मेरे भाई बुरा न मानना, इस बार नकद देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यही है जो मैं आपको नजर कर सकता हूं। शमा लाहौरी की आंखें नम हो गई थीं, वो कुछ भी बोल ना सके। राजेश रोशन और गफ्फार नडियाडवाला में क्यों हो गया झगड़ा, ये बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात है 1980 की। राजेश रोशन फिल्म याराना का एक गीत रिकॉर्ड कर रहे थे। गीत के बोल थे, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ये संयोग की बात थी कि फिल्म के निर्माता गफ्फार नडियाडवाला ने यह गाना रिकॉर्डिंग के पहले नहीं सुना था। वो तो सीधे रिकॉर्डिंग पर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने गाना सुना, अचानक न जाने क्यों उनके तेवर बदल गए और उन्होंने कहा, रिकॉर्डिंग कैंसिल करो। राजेश रोशन की समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। राजेश रोशन ने नडियाडवाला से वजह जानने की कोशिश की तो नडियाडवाला ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना वाहियात बेकार गाना कभी नहीं सुना है। राजेश रोशन को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। नडियाडवाला की बात सुनकर उनको भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी 2 टूक जवाब दे दिया और कहा कि गफ्फार भाई, ये गाना तो मैं आज ही रिकॉर्ड करूंगा, वो भी अपने पैसों से। आप इसी वक्त इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकल जाओ, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। ओह माय गुडनेस, मामला गर्म हो गया। गफ्फार नडियाडवाला के लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। उनका रुतबा भी कम नहीं था, बहुत बड़े प्रोड्यूसर। लिहाजा वो तुरंत वहां से निकल गए और राजेश रोशन ने अपने पैसों से ये गाना रिकॉर्ड कर लिया। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन तक पहुंची। अमिताभ बच्चन ने राजेश रोशन को बुलाया, गाना सुना। अमिताभ बच्चन को ये गाना बहुत पसंद आया। उन्हें गफ्फार भाई की नाराजगी पर ताज्जुब भी हुआ। अमिताभ बच्चन ने राजेश रोशन को समझाया कि ये गाना इसी फिल्म में होगा, आप फिक्र ना करें। अब अमिताभ बच्चन ने गफ्फार नडियाडवाला को खबर भिजवा दी कि अगर ये गाना फिल्म में नहीं होगा
तो वो भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। गफ्फार नडियाडवाला के पास अब कोई चारा न था। अमिताभ बच्चन की शर्त के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया और इस तरह ये गाना फिल्म याराना का हिस्सा बना। और कमाल की बात है, सबसे हिट गाना भी यही रहा। जी जी जी, कुछ पता पड़ा कौन से क्या है बताइए। बहुत ही फेमस, कोई यहाँ नाचे नाचे पूरा एकदम। बस वो खाली एक पार्ट नहीं लिया उन्होंने, वो जो थर्ड लाइन थी, इतना तो काफी था। हाँ, ये हिंदी फिल्म है 1982 की। डिस्को डांसर डायरेक्टर थे, प्रोड्यूस बाय बी सुभाष। हाँ जी, बब्बर सुभाष। मुख्य कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती और गीत लिखे थे अनजान साहब और फारूक कैसर ने। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का। गाना तो बहुत चला था, फिल्म भी बहुत चली थी। और आई एम ए डिस्को डांसर, याद आ रहा है तेरा प्यार, कोई यहाँ नाचे नाचे नाचे। सब बप्पी लहरी जी का जन्मदिन भी है आज। अरे तो दादा आज फिर जन्मदिन के ऊपर उनको हम एक वेस्टर्न गाने का तोहफा देते हैं अपनी अगली फिल्म में। दादा देखो, वेरी गुड, जोरदार तालियां बप्पी के लिए। इस ओरिजिनल नंबर की बात करें तो वीडियो किल द रेडियो स्टार, इस गाने में ट्रेवर 1978, जॉफ डाउन्स और ब्रूस वुली हॉर्न ने कंपोज किया था इस गाने को। सबसे पहले ब्रूस वुली और कैमरा क्लब ने एल्बम इंग्लिश गार्डन के लिए रिकॉर्ड किया था ये गीत। लेकिन इस गीत को असली पहचान तब मिली जब इसे बगल्स ग्रुप ने द एज ऑफ प्लास्टिक में अपने फर्स्ट एल्बम 1979 में रिकॉर्ड किया। बगल्स का ये एल्बम पूरे यूरोप में इतना पॉपुलर हुआ कि सारे चार्ट्स में टॉप पर रहा। कोई यहाँ नाचे नाचे। आज ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, किसने किससे कहाँ पे लिया है, कौन सा मारा है, क्या किया है। हम तो बप्पी दा के लिए हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। अब है दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में हम आज याद करेंगे लेखक निर्देशक गोविंद मुनीस को। गोविंद मुनीस के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अब बारी है हमारे सेगमेंट दिल ने फिर याद किया की, जिसमें हम आज याद करेंगे गोविंद मुनीस को। गोविंद मुनीस उन्नाव जिले के पासाखेड़ा में 2 जनवरी 1929 को जन्मे थे। उनका पूरा नाम था गोविंद नारायण दुबे। गोविंद मुनीस को बचपन से ही लिखने पढ़ने का शौक था। 20 साल की उम्र में उपनाम मुनीस रख लिया और अपना साहित्यिक सफर इस तरह से शुरू किया। 1952 में वो कलकत्ता पहुंचे, जहां ऋत्विक घटक ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। घटक उन दिनों बांग्ला में अपनी पहली फिल्म बेदिनी बना रहे थे, जो अधूरी रह गई थी। 2 साल बाद गोविंद मुनीस मुंबई चले आए और बन गए सत्यन बोस के असिस्टेंट। बाद में वो सत्यन बोस की फिल्मों की पटकथा और संवाद लिखने लगे। जागृति, बंदिश, चलती का नाम गाड़ी और मासूम मुनीस की शुरुआती फिल्में हैं। उसके बाद सत्यन बोस की क्लासिक फिल्म दोस्ती लिखकर गोविंद मुनीस एक लेखक के तौर पर ऊंचाइयों को छूने लगे और असरदार संवादों के लिए गोविंद मुनीस को बेस्ट डायलॉग राइटर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इसी फिल्म के लिए। दोस्ती के बाद मुनीस ने आसरा, मेरे लाल, रात और दिन, जीवन मृत्यु और उपहार जैसी फिल्मों को अपने दमदार लेखन से सजाया। गोविंद मुनीस को भोजपुरी भाषा, साहित्य और संस्कृति अपनी जन्मभूमि से विरासत में मिली थी। संयोग से स्वतंत्र निर्देशन का पहला मौका भी उन्हें अपनी मातृभाषा की फिल्म में ही मिला। 1966 में बनी ये फिल्म थी जिसका टाइटल था मितवा। फिर गोविंद मुनीस राजश्री फिल्म्स की एक फिल्म का निर्देशन और राइटिंग कर पूरे देश में छा गए। फिल्म का नाम था नदिया के पार। बहुत कम लोग जानते हैं कि गोविंद मुनीस गीतकार भी थे। सत्यन बोस की जोत जले, आंसू बन गए फूल और तुम्हारे बिना सरीखी गिनी चुनी फिल्मों में उन्होंने गीत भी लिखे। 5 मई 2010 को कैंसर से लड़ते हुए आखिरकार गोविंद मुनीस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। चढ़ते सूरज को सलाम करने वाली फिल्मी दुनिया में मुनीस की विदाई पर कोई हलचल नहीं हुई। गोविंद मुनीस भी खामोशी से गुजर गए। गोविंद मुनीस को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज रीमेड इन इंडिया सेगमेंट में बात करेंगे 1945 की एक अमेरिकन फिल्म की।
इस फिल्म में 10 लोगों के एक ग्रुप को छुट्टियां बिताने के लिए मिस्टर यूएन ओन नाम का एक व्यक्ति आमंत्रित करता है अपने आइलैंड पर। और वहां जब ये सब पहुंचते हैं तो एक के बाद एक हत्याएं होने लगती हैं। इसी प्लॉट पर हिंदी में भी एक फिल्म बनी थी। कौन सी थी ये फिल्म, खुलासा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। इस सेगमेंट में बात करेंगे 1945 में आई एक अमेरिकन फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रेने क्लेयर ने और इस फिल्म में बैरी फिट्जराल्ड, वॉल्टर ह्यूस्टन और लुई हेवर्ड जैसे कलाकारों ने अभिनय किया। फिल्म का नाम था एंड देन देयर वर नन। इस फिल्म में 10 लोगों के ग्रुप को छुट्टियां मनाने के लिए मिस्टर यूएन ओन नाम का एक व्यक्ति आमंत्रित करता है अपने आइलैंड पर। लेकिन जब ये सभी लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं तो यूएन ओन खुद वहां मौजूद नहीं होता, लेकिन इनके ठहरने और तफरी का पूरा इंतजाम हुआ होता है। यहां पहुंचकर एक के बाद एक उस ग्रुप के सभी लोगों की हत्याएं होने लगती हैं। सभी का एक दूसरे से विश्वास उठने लगता है, सभी एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और आखिर में सिर्फ 2 लोग बचते हैं। इसी प्लॉट को यूज किया था 1965 में आई एक फिल्म में जिसे डायरेक्ट किया था राजा नवाथे ने। इस फिल्म में मनोज कुमार, नंदा, प्राण, हेलन महमूद और मदनपुरी थे। आप समझ गए होंगे। एंड देन देयर वर नन का रीमेक जब इंडिया में हुआ तो फिल्म थी गुमनाम। वापस आकर मैं दूंगा 92.7 बिग एफएम की एक श्रोता के सवाल का जवाब, जो हमसे जानना चाहती हैं कि क्या सितारा कानपुरी नाम की कोई गायिका थी। हाजिर होता हूं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम के एक श्रोता का सवाल, वो जानना चाहती हैं कि क्या सितारा कानपुरी नाम की कोई गायिका थी। ये प्रश्न पूछा है सूरत से श्रुति बहन ने। श्रुति बहन, जी हाँ, सितारा कानपुरी नाम की एक गायिका थी जो कभी कानपुर की मशहूर मुजरा गायिका हुआ करती थी और कानपुर छोड़कर फिल्मों में गीत गाने के लिए चली आई थी। उन्होंने 1944 की फिल्म मन की जीत, 1947 की फिल्म मीराबाई और 1948 में फिल्म पगड़ी में गीत गाए। पगड़ी में मुकेश के साथ उनका गाया एक गीत बड़ा मशहूर हुआ। गीत के बोल, एक तीर चलाने वाले ने ऐसा मारा। लेकिन फिल्मों में उनकी गायकी का सफ़र लंबा नहीं चला और उन्होंने उसके बाद इन सब से किनारा कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे उत्तर से मुतमईन होंगी। इस जानकारी के साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, विराम देता हूँ आज की महफिल को। फिर मुलाकात होगी आपसे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।